Hello guys, welcome back to Kanun Inshallah. I'm Amanda for Current Affairs and Legal GK and we're back with our new video. So guys, as you have seen our last video, हमने उसमें discuss किया था about the independence, the series and also we have discussed the importance of 15th August in India. वैसे ही 15th अगस्त क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, व्हाट वाज द जर्नी टुवर्ड्स इट एंड हाउ मेनी बैटल्स वी हैव फॉट, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं अब इस सीरीज में। तो जो पहले स्टार्टिंग है वो हुई थी हमारी 1757 से, दैट इज फ्रॉम द बैटल ऑफ प्लाज़। बैटल ऑफ प्लाज़ जो कि स्टार्ट हुआ था इन द 1700s में। एंड अगर हम उसकी बात करें तो द मेन पॉइंट वाज फ्रॉम द फर्रुखसियार फरमान, जो मेन वी कैन से द रीजन था। तो वो पूरा बैटल यहाँ से स्टार्ट होता है, द मेन कॉज। तो अगर हम स्टार्ट करें हमारा बैटल ऑफ प्लाज़ तो उसके लिए हमको कुछ की पॉइंट्स देखने पड़ेंगे। जैसे कि पहले था फर्रुखसियार फरमान, फिर उसके बाद जो पूरी कंसेप्ट है तब आपको बैटल ऑफ प्लाज़ा क्लियर होगा। उसके बाद आती है ट्रीटी ऑफ अलीनगर, देन बैटल ऑफ बक्सर एंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। बैटल ऑफ प्लाज़ा एंड बैटल ऑफ बक्सर देखने में थोड़े कॉम्प्लेक्स लगते हैं, बट दे आर इजियर वे इन अंडरस्टैंडिंग। सो लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें अबाउट द बैटल ऑफ बक्सर, कि इस बैटल के पीछे क्या रीजन था, क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे एंड क्यों हुआ, इसमें कौन सी दो पार्टीज थी जिसके बीच में फाइट हुआ ये, एंड ये वॉर क्यों हुआ। ठीक है। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, पहले तो हम उसका कैप्चर देखेंगे कि वो बंगाल में क्यों कैप्चर किया। आफ्टर कैप्चरिंग द मराठा एम्पायर, सिख एम्पायर, हैदराबाद एंड द मैसूर। फिर उसके बाद उन्होंने बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ बिहार एंड उड़ीसा, जो कि उस टाइम बंगाल के अंदर ही आते थे, उनको भी कैप्चर किया, फिर उसको अपना किंगडम बनाया। एंड इन सबको कैप्चर करने के पीछे, मींस बंगाल एंड द पार्ट्स ऑफ द बंगाल कैप्चर करने के पीछे मेन रीजन था द बैटल ऑफ प्लाज़ा एंड द बैटल ऑफ द बक्सर। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। तो अगर हम देखें, बंगाल उस टाइम पे एक रीजन था जिसमें उड़ीसा भी था, बिहार भी था एंड बंगाल इटसेल्फ भी था। वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो वहां पे जो दिल्ली था, दिल्ली रूल किया जा रहा था बाय द लास्ट मुगल एम्परर, वो थे हमारे औरंगजेब। एंड वो के मोस्ट पावरफुल एम्परर थे इन द 1717 में। उसके बाद जब औरंगजेब खत्म हुए, उनके बाद ऐसा कोई पावरफुल एम्परर ही नहीं मिला जो उस थ्रोन पर बैठ सके, जो उसको रूल कर सके। तो वहां का जो एरिया था वो इतना जो बाकी के और रूलर्स आए थे, लेकिन वो इतने पावरफुल नहीं थे जितने औरंगजेब थे। तो वो अपनी टेरिटरी को कंट्रोल में नहीं रख पा रहे थे, एंड उसी का फायदा उठाया था किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। एंड उन्होंने अपनी टेरिटरी, मींस ईस्ट इंडिया ने जो टेरिटरी थी वो दिल्ली की, उस पर कैप्चर करना चालू किया, क्योंकि उनको चांस मिल गया था कि ये जो टेरिटरी है ये वीक एम्परर के हाथ में है एंड वो फाइट नहीं कर सकता, और इजीली उनको ये टेरिटरी मिल जाएगी। अब जो इस टाइम पे जो फर्रुखसियार थे, वो दिल्ली को एज अ मुगल सल्तनत एंड जितनी भी रीजनल पावर्स थी, अवध मींस जो फर्रुखसियार थे वो रूल कर रहे थे दिल्ली को। एंड जो अवध की, हैदराबाद की, राजपूत की, जाट, बंगाल, ये सब फॉर्म हो रहे थे, ये सब रीजन वाइज डिवाइड हो रहे थे एंड अपनी अपनी पावर्स गेन कर रहे थे अपनी रीजन पे। अब जब फर्रुखसियार रूल कर रहे थे दिल्ली में, तो उन्होंने एक सूबेदार बनाया, कहाँ पे, बंगाल में। उन्होंने जो बंगाल में एक सूबेदार बनाया उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप वहां का एडमिनिस्ट्रेशन, उस टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन एंड टैक्स कलेक्शन करिए। तो क्योंकि वो दिल्ली थ्रोन पे है, वो बंगाल को नहीं देख सकते क्योंकि इट वाज अ टू लॉन्ग डिस्टेंस। तो उसी हिसाब से उन्होंने फरुख से जो उनके सूबेदार थे उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी for the administration of the territory and for the tax collection. एंड वहीं से राइजिंग ऑफ बंगाल अकर्ड हुआ, जो कि टाइम पीरियड था 1770 टू 1727। अब उन जो सूबेदार जो बंगाल को हैंडल कर रहा था उनका नाम था मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान जो कि सूबेदार थे बंगाल में। एंड जो मुर्शिद कुली खान थे, उसके बाद उनको क्या बना दिया गया, नवाब। ठीक है। एंड जो मुर्शिदाबाद थी वो क्या बना दी गई, वहां की कैपिटल बना दी गई।
तो बेसिकली जो फर्रुखसियार ने जो बनाए थे सूबेदार, उनको काफी ज्यादा पावर मिल रही थी इन द बंगाल में। ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि प्रेजेंटली मुर्शिद कुली खान सूबेदार बन गए थे बंगाल के। फिर उसके बाद हम देखते हैं फर्रुखसियार फरमान। फर्रुखसियार फरमान को एक चार्टर भी बोला जाता है, जो कि इशूड किया गया था। क्यों? ट्रेडिंग फैसिलिटीज किसके लिए? फॉर द कंपनी रूल इन बंगाल। मीन्स जो कंपनी के पीपल्स आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के पीपल, उनको ट्रेडिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए एक चार्टर फॉर्म किया, चार्टर निकाला गया, जिसका नाम था फर्रुखसियार फरमान। अब फर्रुखसियार फरमान में क्या था? ठीक है, इसमें एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग था ब्रिटिश गुड्स इन बंगाल विदाउट पेइंग ऑफ टैक्सेस। जैसे अभी भी हम कोई इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका टैक्स लगता है आउट ऑफ द कंट्री, स्टेट वाइज टैक्स भी लगता है अब तो। लेकिन उस टाइम पे भी एक फरमान रिलीज किया गया था एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के लिए, लेकिन उनको टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा था। मीन्स ब्रिटिशर्स अपने गुड्स ला सकते हैं यहाँ पे इजीली, एंड यहाँ से जो भी हैंडीक्राफ्ट चीजें थी जो हमारी पहले, उनको वो इजीली यहाँ से ले जा सकते थे। एंड इनको इनको पासेस एंड दस्तक भी बोलते थे। ठीक है। किसको? कंपनी को इशू कर दी गई थी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स। तो एक बहुत अच्छी फैसिलिटी थी, ट्रेडिंग फैसिलिटी फॉर द कंपनी रूल, एंड मींस इजीली दे कैन कैप्चर इट। मतलब वो हमारा पूरा ट्रेडिंग मार्केट कैप्चर कर सकते थे उस टाइम पर। फिर उसके बाद करते हैं हम सिराजुद्दौला की। तो सिराजुद्दौला ने ऑर्डर किया आर्मी को, क्योंकि उस टाइम पे ट्रेडिंग फैसिलिटीज बढ़ रही थी फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तभी सिराजुद्दौला ने ये डिसाइड किया कि हमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी है उस पर अटैक करना चाहिए, जो कि विलियम फोर्ट में है। नाउ वहां पे बहुत सारे ब्रिटिशर्स थे, एंड 20 जून 1756 को जो आर्मी थी सिराजुद्दौला की, उन्होंने वहां पे अटैक किया। एंड वहां फोर्ट के अंदर 146 ब्रिटिशर्स को कैप्चर कर लिया। ओनली एंड ओनली वहां 23 समथिंग ऐसे कुछ ब्रिटिशर्स थे, पर्सन थे, जो कि सेफ हो पाए थे। एंड उस ट्रेजेडी को बोला जाता है द ब्लैक होल एट द फोर्ट विलियम्स। तो अगर आपको कहीं क्वेश्चन आए तो यू कैन राइट इजिली अबाउट इट। अगर हम देखें कि ये अटैक तो हो गया था, लेकिन अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले थे एंड क्या हुए। सो बेसिकली ये अटैक तो सिराजुद्दौला ने कर दिया था एट द ब्रिटिशर्स, लेकिन जो ब्रिटिशर्स हैं वो इतनी इजीली तो शांति से नहीं बैठेंगे। उन्होंने क्या बुलाया? उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया इंडिया में। तो उस टाइम पर हुआ द अराइवल ऑफ द रॉबर्ट क्लाइव टू द इंडिया। जब रॉबर्ट क्लाइव आए तब हुई ट्रीटी ऑफ अलीनगर। तो ट्रीटी ऑफ अलीनगर हुई 9 फरवरी 1757 में। किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव के एंड सिराजुद्दौला के बीच में। नाउ इस ट्रीटी में क्या हुआ कि जो कैलकटा था, उन्होंने वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, एंड काफी सारे प्रिविलेजेस भी दिए, एंड परमिट किया कि आप फोर्टिफिकेशन ऑफ द टाउन भी कर सकते हो एंड कॉइनिंग ऑफ मनी भी कर सकते हो। तो ये सारी फैसिलिटीज दी गई बाय द सिराजुद्दौला टू द कंपनी। तो इससे होता क्या है? कंपनी को अपना एक्सपेंशन करने में और हेल्पफुल हुआ। इसके बाद होता है बैटल ऑफ प्लाजे। बैटल ऑफ प्लाजा 1757 में ही हुआ था बिटवीन द सिराजुद्दौला एंड द रॉबर्ट क्लाइव। इसमें सिराजुद्दौला डिफीट हुए एंड मीर जफर को न्यू नवाब ऑफ बंगाल बना दिया गया था। न्यू नवाब ऑफ बंगाल कौन बना फिर? मीर जफर। नाउ अब जो मीर कासिम है, मीर कासिम 1757 में जब सिराजुद्दौला डिफीट हो गया तो उन्होंने मीर जफर को न्यू नवाब ऑफ बंगाल बना दिया। अब उन्होंने वहां मीर जफर को नवाब ऑफ बंगाल तो बना दिया, लेकिन वो वहां पे बहुत सारी फैसिलिटीज भी चाहते थे। वो ये चाहते थे कि जो जो नवाब है ये हमारे कंट्रोल में काम करे, लेकिन ऐसा उनके लिए एग्जीक्यूटिवली पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। लेटरली 1760 में उन्होंने नया नवाब बना दिया, दैट इज मीर कासिम। क्योंकि मीर जफर उनकी फाइनेंशियल असिस्टेंस को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था, जितना वो चाह रहे थे उनको नहीं दे पा रहा था, कंपनी जो ब्रिटिशर्स चाह रहे थे उनको नहीं दे पा रहा था, तो उन्होंने मीर कासिम को बना दिया। मीर कासिम बने, जो कैपिटल थी उसको मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर कर दिया गया था।
क्या ऑपरेशंस हुए थे यहाँ पे? आर्मी को काफी ट्रेन किया गया, गन्स, कैनन्स, राइफल्स का मैन्युफैक्चरिंग किया गया, एंड फरमान भी लाया गया। फरमान लाया गया क्यों? कि एवरीवन टू जनरेट मोर रेवेन्यू, कि यहाँ पे जो वैलिड जो फरमान आया था उसको सबके लिए वैलिड कर दिया गया कि सब इससे रेवेन्यू कमाओ, मीन्स सब अपनी ट्रेडिंग से रेवेन्यूज कमाओ। अब इसके बाद आता है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ प्लाजा बहुत शॉर्ट था वहां पे, दैट वी हैव क्लियर्ड इट। अभी आता है नेक्स्ट बैटल ऑफ बक्सर, जो कि 22 अक्टूबर 1764 में फाउट किया गया था। ये हुआ था बिटवीन द टू फोर्सेस, दैट इज मीर कासिम एंड द ब्रिटिशर्स। जो मीर कासिम थे उनकी दो कंबाइंड फोर्सेस थी, दैट इज शाह आलम टू, जो कि एक मुगल किंग थे, एंड सुजाउद्दौला। जो ब्रिटिशर्स थे उनकी एक ही ग्रुप था जो कि हेक्टर मुनरो लेड कर रहे थे। तो यहाँ पे तीन ग्रुप्स हैं, दो तीन ग्रुप्स हैं बट इंडिविजुअली, एंड अगर हम ग्रुपिज्म वॉर साइड की तरफ से देखें तो दे आर सेपरेट टू। दैट इज मीर कासिम, जिसमें टू कंबाइंड फोर्सेस है, दैट इज शाह आलम टू एंड सुजाउद्दौला, एंड ब्रिटिशर्स की तरफ से थे हेक्टर मुनरो। 1764 में होता है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में शाह आलम टू जो थे उन्होंने बैटल के पहले ही सरेंडर कर दिया, सुजाउद्दौला ने भी सरेंडर कर दिया। एंड इन दोनों का सरेंडर देख के जो मीर कासिम थे, मीर कासिम चले गए दिल्ली, बिकॉज वो अकेले बचे थे एंड उनको बैक सपोर्ट के लिए इस टाइम पे कोई भी नहीं था। शाह आलम टू भी चले गए एंड सुजाउद्दौला भी चले गए। इसके बाद होती है ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद। सो बेसिकली व्हाट इज ट्रीटी? ट्रीटी होती है जब कोई वॉर होता है उसके बाद एक समझौता जो होता है उसको हम ट्रीटी बोलते हैं। सो ये जो ट्रीटी थी, दैट इज ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद, ये क्या थी? सो इट इज मार्क द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्वमेंट एंड द बिगनिंग ऑफ द कंपनी रूल इन इंडिया। यहाँ से ही कंपनी रूल स्टार्ट हुआ, जो कि सुजाउद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी। यहाँ पे जो थे सुजाउद्दौला, उन्होंने इलाहाबाद एंड कारा जो था वो शाह आलम को दे दिया, एंड उसके साथ साथ 50 लाख भी देने पड़े टू द कंपनी फॉर द वॉर, जो उन्होंने वॉर फाइट किया था बैटल ऑफ बक्सर में वो। फिर उसके बाद आता है शाह आलम एंड रॉबर्ट क्लाइव के बीच में क्या हुआ था। यहाँ पे सुजाउद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ये हुआ था, एंड शाह आलम एंड रॉबर्ट क्लाइव के बीच में क्या ट्रीटी हुई थी? तो ये हुई थी कि वो इलाहाबाद एंड कारा जो है, जो कि सुजाउद्दौला से मिला है, उसको कंपनीज प्रोटेक्शन के अंडर कर दिया जाए। एंड जो दीवानी है उड़ीसा, बंगाल एंड बिहार की, वो किसको दे दी जाए? टू द ईस्ट इंडिया कंपनी विद द एनुअल पेमेंट ऑफ 26 लाख रुपीज। तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने ग्रांट किया था। उनको एक पेमेंट का भी अबाइड कर दिया गया था ऑफ 53 lakhs टू द कंपनी फॉर द निजामत फंक्शंस। निजामत फंक्शंस जैसे कि डिफेंस, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये सारे काम के लिए उनको 53 lakhs भी पे करने पड़ेंगे। Now this was the overall view, Battle of Buxar and Battle of Plaza. अब इसमें ये देखना है कि बैटल ऑफ बक्सर में दे कैन आस्क यू कि कौन सी दो फोर्सेस थी इन द मीर कासिम की कंबाइंड फोर्सेस में, एंड ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन लेड कर रहा था? तो हेक्टर मुनरो लेड कर रहे थे। एंड यहाँ पे किसने बैटल के पहले सरेंडर कर दिया था? तो शाह आलम ने, सुजाउद्दौला ने सरेंडर कर दिया था, and जो मीर कासिम थे वो दिल्ली चले गए थे। एंड यू हैव टू रिमेम्बर कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद कौन सी ट्रीटी हुई थी? तो वो थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अगर हम इधर ही बैटल ऑफ प्लाजा के बारे में बात करें, तो बैटल ऑफ प्लाजा में रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला थे, एंड उसके बाद सिराजुद्दौला हार चुके थे, एंड इसके बाद हुआ था जो मीर जफर थे उनको नवाब ऑफ बंगाल बना दिया गया था। तो इसके पहले जो हुई थी वो हुई थी ट्रीटी ऑफ अलीनगर। ट्रीटी ऑफ अलीनगर क्यों हुई थी? क्योंकि जो फोर्ट विलियम्स पर अटैक हुआ था उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव को जब बुलाया गया था इन इंडिया, तो सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ट्रीटी ऑफ अलीनगर हुई थी। सो दिस वॉज द ऑल अबाउट दीज टू बैटल्स। अब अगर हम कुछ बात करें अबाउट द बैटल ऑफ प्लासी के बारे में कि वो कहाँ हुआ था, किसके बीच में हुआ था, ये तो हमने देख लिया, लेकिन कहाँ हुआ था? तो बैटल ऑफ प्लाजा जो था वो पलाशी में हुआ था, ऑन द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर।
अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जरूरी हो जाता है कि कौन सी बैंक ऑफ रिवर पे हुआ था, तो हुगली रिवर पे हुआ था। दैट इज अबाउट 150 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ कैलकाटा, जिसको अभी कोलकाता बोलते हैं, एंड साउथ ऑफ मुर्शिदाबाद इन वेस्ट बंगाल, जो उस टाइम की कैपिटल थी सुबा। नाउ जो बैलिग्रेंट्स थे, बैलिग्रेंट्स कौन, जो फोर्सेस, जो दो फोर्सेस जो कि वॉर कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के अगेंस्ट, वो कौन कौन सी थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द नवाब सिराजुद्दौला, जो कि लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल थे। इन्होंने सक्सीड किया था अलीवर्दी खान को। सो इट कैन कम, अगर वो बैटल में सिराजुद्दौला के बारे में पूछ सकते हैं तो वो ये भी पूछ सकते हैं उन्होंने किसको सक्सीड किया था। तो उन्होंने अपने मैटरनल ग्रैंडफादर को सक्सीड किया था यहाँ पे, जिनका नाम था अलीवर्दी खान। एंड सिराजुद्दौला जो थे वो ईयर बिफोर, एक साल पहले ही वहां के नवाब ऑफ बंगाल बने थे। एंड उन्होंने जो इंग्लिश पीपल्स थे उनको पहले ही ये बोल दिया गया था, ऑर्डर कर दिया गया था कि जो आप एक्सटेंशन कर रहे हो अपना इंडिया में, इसको आप बंद कर दीजिए। सो दे हैव टू स्टॉप द एक्सटेंशन ऑफ द फोर्टिफिकेशन। ठीक है। अब जो रॉबर्ट क्लाइव थे, ठीक है, जो कि जगत सेठ्स ने उनको फंड किया गया था, एंड उन्होंने मीर जफर को भी ब्राइब किया था। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जफर को ब्राइब किया था। एंड ही वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द नवाब्स आर्मी एंड ऑल्सो प्रॉमिस टू मेक हिम नवाब ऑफ बंगाल। तो जो पहले बैटल हुआ था, तब रॉबर्ट क्लाइव ने मीर सफर को पहले से ही ब्राइब करके रखा था कि अगर आप हमको जिता देते हो, दैट जो बैटल ऑफ प्लाजे में जो हुआ था वॉर, इफ यू सी हियर, सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव के जो बीच में बैटल ऑफ प्लाजे में हुआ था, जब मीर जफर को नवाब ऑफ बंगाल बनाया था, तब वो ब्राइब किए गए थे बाय द कंपनी कि आप हमको जिता दो एंड हम आपको नवाब बनाएंगे, लेकिन आप हमको कुछ फैसिलिटेशंस देना उसमें, ऐसा कंपनी ने बोला था मीर जफर से। ठीक है। एंड ही ऑल्सो एंड दे हैव ऑल्सो प्रॉमिस टू मेक हिम द नवाब ऑफ बंगाल। एंड क्लाइव डिफीटेड सिराजुद्दौला एट द प्लाजा एंड कैप्चर कैलकाटा। एंड उसके बाद से पूरा मीर जफर का कंसेप्ट चालू हुआ था। एंड मीर जफर जब अपनी प्रोमिसेस नहीं फुलफिल कर पा रहा था, तब मीर कासिम को बना दिया गया था। सो गाइज, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप दैट यू वुड like our video. Before going, just like the video, hit the bell icon, subscribe to the channel, also share the video if you liked it, and also you can comment down below how you like this first lecture of our history, and you can write down below what are the next videos you want us to discuss in this class. Thanks for watching the video. And also you can get the PDF of this video on our Telegram channel. The link of the channel is given in our description box. Thank you.